अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मैक्रोसिटिक एनीमियाज की, ठीक है। अच्छा, मैक्रोसिटिक एनीमियाज जो है, अच्छा एक चीज जो मुझे आपको बतानी थी यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर जो है ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो यहाँ पे शेप में कहीं गिवन नहीं है। दिख रहा है आपको कहीं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया? ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सिड्रोब्लास्टिक जैसे लेड पॉइजनिंग की वजह से भी सिड्रोब्लास्ट हो रहा है, ये माइक्रोसिटिक भी हो सकता है। ठीक है। और अल्कोहल भी हमने पढ़ा, अल्कोहल की वजह से हो रहा है। और हमने क्या पढ़ा, आईएनएच की वजह से हो रहा है। और हमने पढ़ा बायोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो यानी ये मैक्रोसाइट्स भी हो सकते हैं, है ना? एग्री? यस मैम। है ना? अगर हम मैं ना मतलब अगर जैसे ना इसको मैं देख रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम ना इस टाइम एमसीक्यूज थे और फिर वो एमसीक्यूज हमें पीछे जब नॉलेज नहीं होती है तो कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो हम शेप की बेस पे इसको नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि ये सिड्रोब्लास्ट है कि नहीं। हम सिड्रोब्लास्ट देखेंगे तो उस बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना। हाँ, तो मैं जब क्या कहते हैं मेरे पास है ना ये एक हार्ड में जो स्टेप की बुक पड़ी हुई है ना 2017 वाली। हाँ, जो उसमें जो है ना सिड्रोब्लास्ट को जो है ना वो क्या कहते हैं माइक्रोसिटिक में किया गया है। तो अगर किसी ने पुराना एमसीक्यूज और पुरानी बुक से बनाया हो, ठीक है ना, तो वो माइक्रोसिटिक को टिक कर रहा होगा। मतलब जो 2017 की मेरे पास जो बुक है ना हार्ड में, तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली जो बुक है ये 22 की स्टेप है जिससे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको। समझ आ रही है बात बेटा? तो ये यस जरा मैम। मार्क कर लो, जब एमसीक्यू इस तरह का कोई हो ना तो इसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे कि उसकी की क्या है। इसका क्या मतलब है कि पुरानी बुक्स में सिड्रोब्लास्टिक एमसीवी तो अगर हमारे पास चॉइस उसमें से माइक्रो मैक्रो करके हो तो हम माइक्रो को टिक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो दिया हुआ है 2017 की बुक में। लेकिन जब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो वी फाउंड के ये मैक्रो भी तो हो सकता है ना, इसलिए उन्होंने लेटेस्ट में नहीं दिया हुआ उसको कहीं भी। ठीक है, क्लियर है ये सबको? ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है? मैम ये अगर ड्रग की वजह से हो या अल्कोहल, फिर वो हाँ, नॉर्मल साइड फिर में आ जाएंगे। हाँ, फिर वो उस हिसाब से ना ड्रग की वजह से हो या वो हो, फिर आप उसको देख लेना कि उसमें एग्जैक्टली के की में क्या है और फिर हम उसको उस हिसाब से उसको देख के डिस्कस कर लेंगे कि ये मैक्रोसाइट होना चाहिए या माइक्रो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ अगर उसको शेप के हिसाब से डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है तो। अच्छा, अब हम जाते हैं, हमने कहा मैक्रोसिटिक एनीमियाज दो तरह के हैं। एक मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज है जिसमें क्या है कि बोन मैरो में डीएनए मतलब देयर इज अ इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस, तो उसको मेगालोब्लास्ट बोलेंगे। और अगर डीएनए सिंथेसिस का प्रॉब्लम नहीं है तो वो सिर्फ मैक्रोसाइट रहेगा, जैसे अल्कोहलिज्म में हो गया या जैसे कि लिवर डिजीजेस में हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मेगालोब्लास्ट में है क्या, मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो है थायमिडीन नहीं बन रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छा अब इसमें आरबीसी साइज में क्यों बड़े हो जाते हैं? साइज में इसलिए बड़े हो जाते हैं कि मैसेंजर आरएनए में कोई मसला नहीं है। मैसेंजर आरएनए में मसला क्यों नहीं है? क्योंकि उसको यूरेसिल चाहिए। ठीक है, तो वो हीमोग्लोबिन बनाता रहेगा, हीमोग्लोबिन कीप सिंथेसाइजिंग, और वो आरबीसी साइज में बड़े हो जाएंगे लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पा रहे। ठीक है। इसी वजह से जो हम न्यूट्रोफिल्स भी देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स वैसे भी उनके न्यूक्लियस के सेगमेंट ज्यादा होते हैं, मगर ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियस इसका फीचर होगा साथ में। ठीक है, समझ आती है बात? तो न्यूट्रोफिल अगर हमें हाइपर सेगमेंटेड मिलेंगे, ओके मैं फिर से, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का क्या फीचर होगा कि जब हम सीबीसी करवाएंगे, ठीक है, तो सीबीसी में मेगैलो सिर्फ हमें आरबीसी का साइज नहीं बड़ा मिलेगा, सिर्फ आरबीसी नहीं बड़े मिलेंगे। ठीक है,
मेगालोब्लास्ट के अंदर हमें WBCs भी साइज में बड़े मिलेंगे, और वो उनके जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल्स के स्पेशली न्यूक्लियस जो है वो वैसे भी हाइपर सेगमेंटेड होते हैं ना, उनके सेगमेंट के लोब जो है वो 4-5 से ज्यादा होंगे, यानी मल्टी लोब, वैसे ही मल्टी लोब होता है मगर वो बहुत ज्यादा जो है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है देखो कितने सारे लोब्स हैं इसमें, देखो काउंट अगर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल के साथ जब मिलेगा तो ये एक्चुअली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। कॉज क्या हो सकता है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी, या फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि ये कराती है, जिसमें के हाइड्रोक्सी यूरिया, फेनाटोइन, मेथोट्रेक्सेट और सल्फा ड्रग्स। क्लियर है ये चीज? अब हम फोलेट डेफिशिएंसी हमने कहा ज्यादा कॉमन है, ठीक है, और फोलेट की डेफिशिएंसी अल्कोहल ओवर यूज से भी हो जाती है, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन भी कॉमन है, हमारी एशियन कुकिंग में फोलेट जो है वो हम डिस्ट्रॉय भी बहुत कर देते हैं ओवर कुकिंग की वजह से, ठीक है। ड्रग्स की वजह से भी फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे हिमोलिटिक एनीमिया में फोलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में फोलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होगा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको कि ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं होगा इसमें? कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का क्या मतलब होता है कि टिंगलिंग सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस, ठीक है, बैलेंस का लॉस, ठीक है, ये जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, ठीक है। और क्या होगा? नॉर्मल मिथाइल मेलानोनिक मेलानोनिक मेलोनिक एसिड, ठीक है, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ठीक है, नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये दो हैं, ये शो करेंगे कि ये B12 डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। अगर B12 डेफिशिएंसी होगी तो उसमें मिथाइल मेलोनिक एसिड भी बढ़ा हुआ होगा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे। जो दोनों चीजें दोनों में कॉमन होगा वो होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ होगा दोनों में। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब B12 को साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। अब B12 के डेफिशिएंसी के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? डाइटरी डेफिशिएंसी यूजुअली मेल नहीं होती, तो यूजुअली जो वेगन्स होते हैं, जो बिल्कुल वेजिटेरियंस होते हैं, हमारे कल्चर में तो ये लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो है ना वो जो है उनमें हो जाती है। लेकिन और क्या रीजन हो सकता है? पहला, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब है अगेन ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। एंटीबॉडीज बन गई हैं और जिसकी वजह से जो है इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो गई, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर है। और B12 की एब्जॉर्प्शन हो कहाँ से रही है? फ्रॉम द इलियम। कहाँ से हो रही है? इलियम से, टर्मिनल इलियम। ठीक है। सो अगर मेल एब्जॉर्प्शन है मींस के टर्मिनल इलियम काट दी गई है, ठीक है, क्रॉन्स डिजीज है, ठीक है, या जो है इलेक्टमी हो गई है, ठीक है, तो जो है उसके अंदर भी मेल एब्जॉर्प्शन होगा, सही है। फिर जो है हमारे पास गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये टेपवर्म जी। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का रीजन याद नहीं आ रहा। B12 पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, मेरे ख्याल में पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी ओवरऑल मेल एब्जॉर्प्शन करता है, तो जिसकी वजह से B12 की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो उसमें से सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं ना जो मेन डाइजेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से B12 की मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैम का डिफिशियंसी में आर बाइंडर नहीं होगा विटामिन B12। कौन सा बाइंडर? आर बाइंडर विटामिन B12 पे नहीं होगा तो वो अब्सॉर्ब नहीं। ओके, ठीक है क्या। अच्छा, अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में अब B12 देंगे तो वो सब कुछ रिवर्सिबल है, ठीक है। सब एक्यूट डिमेंशिया, ठीक है, सॉरी सब एक्यूट के रिवर्सिबल डिमेंशिया, सब एक्यूट जो है डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन हो रही है ना। अब कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व है? पाथवे के काम सारे आपको पता है। स्पाइनोसेरेब्रल पाथवे, बैलेंस, ठीक है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, मोटर, ठीक है, डोर्सल कॉलम, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर हम जो है फोलेट देंगे इन B12 डेफिशिएंसी तो एनीमिया को तो करेक्ट करेगा वो, मगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को वर्सन कर देगा, तो हमें यहाँ पे B12 ही देना है। हम नॉर्मली जो पहले टेस्ट यूज करते थे, अब तो यूज नहीं होते, शिलिंग टेस्ट यूज करते थे टू डायग्नोज द
B12 डेफिशिएंसी के इसका कॉज क्या है। अब हम नहीं करते शिलिंग टेस्ट, ठीक है। अब तो हम B12 के लेवल्स करवा लेते हैं हम, और क्या कर लेते हैं, B12 के लेवल्स करवा लेते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर की हम ऑटो एंटीबॉडीज चेक करवा लेते हैं, हम इस तरह से करवा लेते हैं। लेकिन इनिशियली हम पहले शिलिंग टेस्ट करते थे, जो कि एक अच्छा खासा हैवी टेस्ट होता था, जिसमें हम रेडियो लेबल जो है B12 देते थे और फिर देखते थे वो एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर रेडियो लेवल के साथ हम इंट्रिंसिक फैक्टर देखते थे, फिर हम देखते थे कि वो एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस तरह से शिलिंग टेस्ट होता था, तो अब वो हम नहीं करते, ठीक है, यूजुअली। अच्छा, और अच्छा बाकी सारी चीजें यहाँ हो गई। उसके बाद ये क्या है यहाँ पे बीच, हम्म, अच्छा जी, ये पता नहीं यहाँ पे, यहाँ पे जो नॉन मेगालोब्लास्टिक है उसके कॉजेज हमने पढ़े थे ना, लिवर डिजीज है, अल्कोहलिज्म, ठीक है। कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आरबीसीज मैक्रोसाइट्स होंगे मगर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। यस मैम, ठीक है। अच्छा, इसको क्या हुआ है बुक को, ऐसे क्यों आ रही है ये, ठीक। अब हमने इंट्रिंसिक, हमने हिमोलिटिक एनीमियाज पढ़े और एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमियाज पढ़े, ठीक है। ये तो वो तो समझ में आ गया ना। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है, आरबीसी के अंदर अपना मसला, एक्सट्रिंसिक या बाहर से उसको कोई आके, मींस बाहर वाले का कोई मसला है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब एनीमियाज को हम एक और तरह से करते हैं कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है या एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है। ऐसा होता है ना, हिमोलिटिक एनीमियाज अगर हिमोलिसिस हो रही है तो हम अब दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि हिमोलिसिस तो हो रही है, ठीक है। अब ये हिमोलिसिस इंट्रावेस्कुलर हो रही है या एक्स्ट्रावेस्कुलर हो रही है, इसका क्या मतलब है। इंट्रावेस्कुलर हो रही है या एक्स्ट्रावेस्कुलर हो रही है, इसका क्या मतलब है, किसी को पता। मैम इंट्रावास्कुलर ब्लड वेसल में और एक्स्ट्रावास्कुलर स्प्लीन में या हाँ सिंपल, तो अगर स्प्लीन के अंदर वो डैमेज हो रहा है तो हम उसको एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं, और अगर वो ब्लड के अंदर टूट रहे हैं आरबीसी तो उसको इंट्रावेस्कुलर कहते हैं। कुछ एनीमियाज में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों कंबाइन भी हो सकती है, ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर एक एनीमिया में सिर्फ इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो सकती है, एक्स्ट्रावेस्कुलर नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपने कौन से एनीमियाज, हिमोलिटिक एनीमियाज पढ़े हैं जिसमें आपको लगता है कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है, और मैम कौन सा G6PD एनीमिया, डेफिशिएंसी इंट्रावास्कुलर। क्यों। देखो अभी आप, मैंने अब देखो आप इंट्रिंसिक को और इंट्रावेस्कुलर को कंफ्यूज कर रहे हो। वापस से रिवाइज करें, हमने कहा हिमोलिटिक एनीमियाज दो तरह के हैं, इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया और एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया। ये क्या थे, इंट्रिंसिक का मतलब है आरबीसी में बिल्ट इन कोई मसला है, ठीक हो गया, सही है। अब अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है तो इसका क्या मतलब है, और एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या मतलब है कि आरबीसी के बाहर एनवायरनमेंट में मसला है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये आरबीसी टूटेगा तो सही, इसकी डेस्टिनेशन में है टूटना, अब ये वेसल के अंदर टूट रहा है कि ये स्प्लीन में जाके टूट रहा है। जी, किसी को आइडिया है, जरा सा एक्सप्लेन करें, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। जी, एनीवन, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आप बोल रही हो, मुझे सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दो कि इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस क्यों होगी उसमें, एक्स्ट्रावेस्कुलर क्यों नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि इंट्रा भी होगी और एक्स्ट्रा भी होगी। जी, एनीवन। मैम क्योंकि इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं और जो प्रोटीन इनके में शेप प्रॉब्लम चेंज नहीं करने। है, प्रोटीन में प्रॉब्लम नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी इज नॉट द प्रोटीन प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन उसकी वजह से ये अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पा रहे होते ना। शेप का मसला नहीं है ना,
बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आयरन जो है वो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर से फेरस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हो गई है ना। हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हुई है ना, शेप का तो प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया है ना, यस मैम। है ना। सिकल तो सेल हो शेप, सकते हैं मैम? सिकल सेल हम देखें, अगर सिकल सेल हम देखें तो इंट्रावेस्कुलर भी कर सकते हैं हेमोलिसिस और एक्स्ट्रावेस्कुलर भी। यस। तो अब हम देखते हैं कि कौन, हम ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि इंट्रावेस्कुलर कौन कौन से एनीमियाज हैं जो वेसल के अंदर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कौन कौन से आरबीसीज हैं जो कि सिर्फ बाहर ही डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की, तो जो नोटेबल ये है कि वो मैकेनिकल जो भी डैमेज हो रहा था, जो एक्सट्रिंसिक एनवायरनमेंट का मसला था, वो मसला जो था वो बेसल के अंदर का मसला था। माइक्रो एंजियोपैथिक की बात करें या मलेरिया की हम बात करें या हम मैक्रो एंजियोपैथिक की बात करें, ठीक है, ये सारे के सारे जो मसले थे वो वेसल के मसले थे, ठीक है। तो ये सारे वेसल के जो मसले जो हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमियाज या मैकेनिकल हिमोलिसिस, ये इंट्रावेस्कुलर एनीमियाज है। आरबीसी स्प्लीन में जाके इसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। आरबीसी स्प्लीन में जाके कब डिस्ट्रॉय होगा, जब उसका शेप खराब है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में, ठीक है, या एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनी हुई है, तो जो है मैक्रोफेजेस उसको पकड़ लेंगे वहां जाएगा तो, ठीक है। क्लियर है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इंट्रावेस्कुलर भी होगा और एक्स्ट्रावेस्कुलर भी होगा, जिसमें एक कंडीशन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। ठीक है, समझ आती है बात। अब इसके अलावा दूसरी, सिकल सेल एनीमिया, वेसल के अंदर भी डिस्ट्रॉय होगा, वेसल से बाहर जाएगा तो भी डिस्ट्रॉय होगा। क्लियर है ये चीज। तो अगर कहीं एमसीक्यूज में इस तरह से अलग से लिखा हो तो प्लीज इस चीज को देख लेना कि इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का कॉज है। इंट्रावेस्कुलर जो प्योरली इंट्रावेस्कुलर है ना, वो वेसल का अपना डैमेज है, बाकी एक्स्ट्रा इंट्रा मिक्स होके हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और पढ़ना है, मैं थक गई हूँ। अच्छा, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज नॉर्मोसिटिक है, क्यों हो रहा है, अगेन आपको रीजन पता होना चाहिए। बस 5 मिनट, इसको मैं वाइंड अप कर दूं, एनीमिया इसको जरा जल्दी लिया वाइंड अप कर देती हूँ, ठीक है। 5 मिनट मुझे दे दो, सेचुरेशन हो गई है मुझे, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब करा दूँ। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे जो क्रॉनिक डिजीज में एनीमिया होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि सीरम आयरन लेवल कम होंगे और सीरम के ट्रांसफेरिन लेवल कम होंगे, लेकिन फेरेटिन बहुत पड़ा हुआ है उनके पास। क्यों फेरेटिन पड़ा हुआ है, उसका रीजन क्या होता है कि जो है इन्फ्लेमेशन जो है, इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करती है, वी नो दैट ना, बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। ये जो है हेप्सिडिन बनाता है, ठीक है, और ये हेप्सिडिन क्या करता है, आयरन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना बेसिकली जो है वो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं। क्लियर है ये चीज। और हमें इसमें क्या करना होगा, ट्रीटमेंट क्या होगी, हमने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, अदरवाइज कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, आप कितना भी इसको आयरन वगैरह सप्लीमेंट दोगे, उससे उसका उसका एनीमिया नहीं ठीक होने वाला, या तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, ठीक है ना। अच्छा, ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो के अंदर बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो गया, वो चाहे वायरल कॉज की वजह से हुआ है, रेडिएशन की वजह से हुआ है, ठीक है, इडियोपैथिक हुआ है, कोई ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर तीनों लीनिएज जाएंगी, ठीक है, रेटिक काउंट कम होगी, हम बोन मैरो जब टैप करेंगे तो वो टैप में हमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, मैरो नहीं मिल रहा होगा, हाइपोसेलुलर हमें मिलेगा, ठीक है, और हमें ल्यूकोपीनिया भी मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिलेगा, ठीक है। यूजुअली रिवर्स भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी रह सकता है। क्लियर, नॉर्मोसिटिक एनीमिया का कॉज है। उसके बाद हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है ना, हेरिडिटरी है, क्या मसला क्या है, मसला है उसके साइटोस्केलेटन में एंकरिन प्रोटीन का और स्पेक्ट्रिन का, जो उसको बायकॉन्केव डिस्क शेप दे रही थी, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, क्योंकि स्प्लीन में जाके ये फंसते हैं ना, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ना, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस करवाता है ना ये, स्प्लीन में जाके फंसते हैं, तो ट्रीटमेंट क्या होती है, स्प्लीनेक्टमी,
ठीक है। जब हम इन आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का टेस्ट ये पॉजिटिव करेंगे और ये जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं जो है इनकी फ्रेजिलिटी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है इनका अर्ली पॉजिटिव हो जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन को ये बेयर नहीं कर पाते हैं। कॉमन कौन सा है नहीं पता मुझे, कॉमन कौन सा है। हम लोग यूजुअली एंकरिन और स्पेक्ट्रिन मिला के ही पढ़ाते हैं। कॉमन और ये दोनों बैंड होते हैं, पहले स्पेक्ट्रिन पे एंकरिन बंधा हुआ होता है। तो कॉमन हम देख लेंगे कि इसमें कॉमन डिफेक्ट कौन सा है। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूंगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम ये पीएनएच छोड़ देते हैं। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डेफिशिएंसी कब एग्जेजरेट होगी? यूजुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस के अंदर एग्जेजरेट होती है, और यहाँ इसका वो आता है बीन्स के साथ है, सल्फा ड्रग्स के साथ है, हेमोलिसिस शुरू हो जाता है ना। इसका फावा बीन्स के साथ है कि वो हेमोलिसिस शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज हमने हेमोलिटिक एनीमियाज में जो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, अगर वेसल के अंदर हेमोलिसिस हो रही है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिनूरिया मिलेगा, यानी यूरिन में हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है, हीमोसिडन्यूरिया मिलेगा। ठीक है, यूरोबिलिनोजिन इंट्रावेस्कुलर में भी मिलेगा और एक्स्ट्रावेस्कुलर में भी मिलेगा। एक्स्ट्रावेस्कुलर में हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोसिडन्यूरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हो रही है। मैम ये हीमोसाइडिन्यूरिया किसको कहते हैं? हीमोसिड्रिन का यूरिन में, हीमोसिड्रिन का यूरिन में आना। ओके। ठीक है, हीमोग्लोबिनूरिया हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना। मैम ये डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे? देखो, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है ना, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के अंदर वेसल के अंदर ब्लड टूट रहा है, तो ब्लड में यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन भी आएगी, हीमोसिड्रिन भी आएगी। ठीक है, और दूसरा एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस है, ब्लड के अंदर वेसल के अंदर ब्लड नहीं टूट रहा, स्प्लीन में जाके टूट रहा है। तो स्प्लीन में जाके टूटेगा तो वहां तो मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं ना, तो वो तो हीमोग्लोबिन को भी उठा लेंगे, हीमोसिड्रिन को भी उठा लेंगे ना, वो उसको यूरिन में तो नहीं आने देंगे ना, तो वहां पे हीमोसिड्रिन भी यूरिन में नहीं आएगा और हीमोग्लोबिन भी यूरिन में नहीं आएगा, सिर्फ यूरोबाइलिनोजन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे यूरिन में। ठीक है, क्लियर अच्छा मैम। जी। सिकल सेल में एक्स्ट्रा वेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर होती है, बीटा जेन का पॉइंट म्यूटेशन है ना। हेलमेट सेल जो है ना वो यूजुअली इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमियाज में मिलते हैं, इंट्रिंसिक, और सॉरी इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिटिक एनीमियाज में मिलते हैं हेलमेट सेल। ठीक है, क्योंकि वो जब वेसल से गुजरते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे जब वो उनकी डिस्ट्रक्शन होगी तो हेलमेट मिलेंगे, तो ये मिलेंगे। यहाँ तो उसका कॉज होगा एक्सट्रिंसिक जो है हिमोलिटिक एनीमिया या इंट्रावेस्कुलर हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, आप इस तरह से सेंस बना के याद रखो ना कि हेलमेट है क्या, कि आरबीसी टूट गया है। आरबीसी कैसे टूट सकता है? कि किसी ऐसी वेसल से गुजरा, तो ये एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया है ना। ठीक है, और ये कब टूट सकता है? दूसरा कि अंदर वेसल के अंदर टूट रहा है। अच्छा जी, पॉइंट म्यूटेशन है सिकल सेल की, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस भी होती है, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस भी होती है। हवल जॉली बॉडीज मिलती हैं जब स्प्लीन नहीं होती। ठीक है, जब हाइपोस्प्लीनीमिया होता है, चाहे फंक्शनल हो चाहे स्प्लीनेक्टमी कर दी गई, तो मिलती है। अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक में मेंशन है, yes, extrinsic hemolytic anemia and intravascular hemolysis। yes, extrinsic ना बेटा, सही है, सही सही मेंशन है ना। extrinsic का मतलब यही है ना कि आरबीसी का मसला नहीं है, आरबीसी के बाद का बाहर का मसला है। extrinsic का मतलब आरबीसी के बाहर का प्रॉब्लम है ना, तो वो आरबीसी को तोड़ रहा है, तो हेलमेट सेल मिलेंगे ना, सिस्टियोसाइट्स है ना, टूटे हुए आरबीसीज है ना। ठीक है, क्लियर है? मैं कुछ उल्टा शायद पहले भूल गई। अच्छा, अब जो है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, लो ऑक्सीजन टेंशन पे जो है, या हाई एल्टीट्यूड पे, या एसिडोसिस में
वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमराइज हो जाती है और वो फिर फंस जाती है और वो डिफरेंट क्राइसिस करवाती है। ठीक है, फायदा क्या है ट्रेट का कि इनको मलेरिया नहीं होता, ट्रेट वालों को मलेरिया नहीं होता। ठीक है, इनका भी एक्सरे पे जो है बोन मैरो एक्सपेंशन मिलती है क्योंकि ज्यादा जो है वो आरबीसीज बन रहे होते हैं क्योंकि टूट बहुत रहे हैं, तो क्रू कट स्कल इनको मिलता है, ये थैलेसीमिया में भी मिलता है। अब यहाँ इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे उसमें से मुझे सही से समझ भी नहीं आ रहे होते, तो आप देखो कि कौन से में कौन सा पिक टिक करना है। अगर पार्वो वायरस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एप्लास्टिक क्राइसिस है। ठीक है, ऑटो स्प्लीनेक्टमी की वजह से, ठीक है, हावल जॉली बॉडीज मिलेंगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है एनकैप्सुलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि स्प्लीन निकाल दिया, स्प्लीन यूजुअली कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है ना वो काम कर रही होती है। ठीक है, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ सीक्वेस्ट्रेशन जो है वो क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद सैल्मन ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है इसमें। अच्छा जी, पेनफुल जो वेजो अक्लूसिव क्राइसिस होते हैं उनमें जो है डेक्टिलाइटिस, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है हैंड एंड फीट की। ठीक है, प्राइपिज्म, ठीक है, चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है, ये इसके साथ प्रेजेंट कर सकता है और ये सारे एमसीक्यूज है। ठीक है, और ये कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, ये वाला पेनफुल वेजो अक्लूसिव क्राइसिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है यही सिकलिंग जो है वो रीनल मेडुला में जाके अफेक्ट कर सकती है और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है जिससे हेमेचूरिया होता है। ठीक है, तो ये ना आप लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर उसके साथ इसके एमसीक्यूज रिलेट कर देना। अच्छा जी, एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमियाज के अंदर हमने ऑटोइम्यून पढ़ लिया, तो ऑटोइम्यून में हमने बताया है ना कि जो है कूम्स टेस्ट डायरेक्ट वाला पॉजिटिव आएगा। अब इसमें दो तरह की एंटीबॉडीज हो सकती हैं, वार्म भी हो सकती हैं, कोल्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, वार्म जो है यूजुअली आईजीजी होती है, इन्होंने यहाँ पे जो न्यूमोनिक बनाया ना वार्म वेदर इज गुड, वार्म के अंदर आईजीजी होती है। गंदील में आसान सा डिफरेंस नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं, एमसीक्यूज यूजुअली जितने भी मैंने इसके देखे हैं ना वो बहुत ही वेयर्ड से होते हैं, तो मेरे ख्याल में की जो आपको गिवन है उस पर आप रिलाय करो क्योंकि मुझे जो जो समझ में आता है वो ये वाला तो समझ आ जाता है, ये वाला भी समझ आ जाता है। ठीक है ना, ये वाला जो है ना मुझे समझ नहीं आता कि इसको क्राइसिस कब बोलेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसके कोई की पॉइंट्स हैं वो मैं हमें डॉक्टर हमजा से पूछ लेना कि उन्होंने क्या की पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे वो पिक करते हैं उसको। ठीक है, ये दोनों तो आप निकाल लेते हो, ये दोनों समझ आ जाते हैं आपको। ए प्लास्टिक है उसमें पार्वो का जिक्र होगा। ठीक है, वेजो ऑक्लूसिव भी समझ में आ जाता है, सीक्वेस्ट्रेशन वाला मुझे नहीं समझ आता कि वो किस बेस पे एमसीक्यू में बोलते हैं। अच्छा, वार्म वेदर इज गुड, ठीक है, वार्म मैम जो ऑटो। सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है ना उसमें ना जॉन्डन्स नहीं होती और अब्डोमिनल पेन के साथ आता है ऑटो स्प्लीनेक्टमी होती है, हॉवल जॉली हम्म बॉडीज मिलती है। हम्म उसमें ना ये इनकैप्सुलेटेड किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, इंक्रीज रिस्क होता है, निमोनिया वगैरह जैसे हो जाता है ना पेशेंट को, ओके, तो उसको पिक एनकैप्सुलेटेड करते हैं। ऑर्गेनिज्म की वजह से। जी ठीक मैम। है, हाँ हाँ जी। सही है। तो आप लोग एमसीक्यू से जब रिलेट करोगे ना इसको, फिर आप लोग देखना कि बेस्ट की क्या बनती है ना उसकी, क्योंकि आपको पता है ना एमसीक्यू की स्टेटमेंट्स पूरी नहीं होती है ना, तो फिर हम जज मैम ही कर वो रहे ना, होते हैं कि कीवर्ड्स के हिसाब से, हाँ स्पेशली जी, जितने उसमें ना मैंने। रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, मतलब चेस्ट का दे देते हैं और हाँ, साथ में फिर वो ओके ऑटो स्प्लीनेक्टमी दे देते हैं जैसे, ओके, तो फिर ऐसे हाँ पिक तो करना होता है। हाँ तो फिर ऑटो स्प्लीनेक्टमी के अंदर हमने ये देखा ना सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस है स्प्लीनिक इन्फार्क्ट में। ठीक है ना, ए प्लास्टिक क्राइसिस के अंदर पार्वोवायरस है और पेनफुल वेजो ऑक्लूसिव इजी है, उसमें तो पेन दिया हुआ है ना, हर जगह का पेन हो रहा है। ठीक है ना, अच्छा जी, अब ये है, और कोल्ड ऑटोइम्यून जो है हिमोलिटिक एनीमियाज के अंदर आईजीएम इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसका जो निमोनिक यहाँ पे बना हुआ था ना पुरानी वाली इसमें। मैम जो एक लास्ट बच जाता है ना हीमोलाइटिक क्राइसिस, उसमें ना डीप जॉन्डिस होती है। अच्छा ठीक हो गया बेटा, आप लोग नोट कर लो क्योंकि ये एमसीक्यू आपको आखिर वक्त तक तंग कर रहे होते हैं, तो शुरू में इनको क्लियर कर लेना तो एंड में इन पर टाइम नहीं जाया होता फिर। जी मैम, ये बहुत ज्यादा मतलब इनके ना एमसीक्यूज में दिया हुआ डीप जॉन्डिस के साथ, तो वो हीमोलाइटिक क्राइसिस होता है फिर। ठीक हो, सही।
अच्छा मैं क्या देख रही थी, हाँ इसका जो निमोनिक यहाँ दिया हुआ है ना पुरानी वाली, इसमें कोल्ड वेदर इज, वो यहाँ पे ना वार्म वेदर इज कोल्ड वेदर इज मिजरेबल, तो एम 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 मिजरेबल ऐसे लिखा हुआ है, तो 3 एम है इसमें, यानी IgM है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर एम जो है, दूसरा एम मोनोन्यूक्लियोसिस का है, और तीसरा एम जो है इसमें माइकोप्लाज्मा का है। एम एम एम, 1 एम, 2 एम और 3 एम। कोल्ड वेदर इज मिजरेबल, एम 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 मिजरेबल, ठीक है। तो ये इसका न्यूमोनिक इन्होंने ये दिया है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसिस और IgM होती है, और इसमें वार्म वेदर इज गुड, जी IgG होती है। शिस्टोसाइट्स को हमने, और ये माइक्रो एंजियोपैथी को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथी को भी हमने डिस्कस कर लिया है, सही है। उसके बाद इन्फेक्शन में मेनली मलेरिया, ओके, आई थिंक वी हैव डन।